वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग देखेंगे प्लांट लेआउट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे विद नोट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट लेआउट होता क्या है। सी, प्लांट लेआउट इज अ प्लांट लेआउट इज शेयर कर देता हूँ पहले स्क्रीन। विजिबल है? Plant layout is a plan of an optimum arrangement of facilities, including personal operating equipment, storage space, material handling equipment, and all other supporting services. कहने का मतलब ये है कि जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मशीन हो गया, आपके पास वेयर हाउस हो गया, स्टोर हो गया, एमआरपी हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, और उसके साथ जो उसको सपोर्ट करने के लिए और भी अदर सर्विसेज रहेंगे, वो उन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आपको करना है। तो फॉर दैट यू रिक्वायर अ प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर दैट यू रिक्वायर प्लांट लेआउट। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए आपको प्लांट लेआउट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि कौन सा मशीन आपको कहाँ रखना है, स्टोर आपको कहाँ रखना है, मेन गेट कहाँ पर रहेगा, एग्जिट कहाँ पर रहेगा, लिफ्ट कहाँ पर रहेगा, वो सारे चीज़ों के लिए आपको लेआउट बनाना जरूरी रहता है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द वेरियस मशीन्स, प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयज amenities are located in a plant. Only the properly laid out plant can ensure the smooth and rapid movement of material from the raw material stage to the end product stage। कहने का मतलब ये है, जिस भी कंपनी का प्लांट लेआउट बहुत अच्छे तरीके से बना रहता है, वहाँ मटेरियल का जो मूवमेंट होता है इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक, एंट्री से एग्जिट तक, वो बहुत स्मूथली और बहुत आसानी से होता है। ठीक है, तो अगर आपको जो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है वो अगर आपको बहुत कम करना है अपने प्लांट में, तो यू रिक्वायर अ बेटर प्लांट लेआउट। ठीक है, अगर आप प्लांट चला रहे हैं, आप प्लांट के ओनर हैं, आपको लग रहा है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के चक्कर में, तो यू रिक्वायर अ बेटर प्लांट लेआउट। आप प्लांट लेआउट का डिज़ाइन सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तभी आप इंस्टॉल करिए, तभी आपका जो खर्चे हैं वो पूरे पूरे कम हो जाएंगे। ठीक है, प्लांट लेआउट encompasses new layout as well as improvement in existing layout। अब देखो, जैसे मान लिया आपने प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और आपको इंस्टॉल करने के 4-5 साल बाद समझ में आ रहा है चलाने के बाद कि अरे यार, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा खर्चा हो जा रहा है, यहाँ से सामान लेके आता हूँ, फिर घुमा के उधर लेके जाता हूँ, सीधा रास्ता है नहीं जाने के लिए। इस तरीके से अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप कोई इशू नहीं है, आप प्लांट लेआउट को रिनोवेट कर लीजिए, एग्जिस्टिंग लेआउट को नया लेआउट बना दीजिए और उसके हिसाब से फिर से शफल कर लीजिए अपने डिपार्टमेंट्स को, मशीन्स को। बस काम बहुत आसान हो जाएगा, आपका वेस्टेज जो ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज हो रहा था वो वेस्टेज नहीं होगा, पैसा बचेगा। ठीक है, तो सो द अल्टीमेट एम ऑफ प्लांट लेआउट टू is to save the wastage of time, money, and other factors that is responsible for the main uh, बोल सकते हैं जो भी कंपनी के फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए, द मेन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको कम करना, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है उसको कम करना, ये सब फैक्टर्स को देखने के लिए प्लांट लेआउट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज such as machinery, equipment, furniture, etc. within the factory building in such a manner so as to have quickest flow of material at the lowest cost and with the least amount of handling in processing the product from the receipt of material to the shipment of the finished product। कहने का मतलब क्या है
प्लांट लेआउट से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री में बेस्ड हैं, उनको कम से कम खर्चे में, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा में और कम से कम समय में, इनिशियल फेज से फाइनल फेज तक, मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल के एंट्री से फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट के एग्जिट तक, उसको आपको मूव कराना है कम से कम खर्चे में, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा में और कम से कम मटेरियल हैंडलिंग में। मतलब उसको पकड़ के एक जगह लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आता है। मटेरियल हैंडलिंग भी कम से कम आपको रखना है, वो कहलाता है प्लांट लेआउट। ठीक है, तो बात कर रहे हैं प्लांट लेआउट की। सो देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। सो ऑब्वियसली देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट, लेट अस डिस्कस इट। स्ट्रीमलाइन द फ्लो ऑफ मटेरियल्स थ्रू द प्लांट। मटेरियल का जो फ्लो है इनिशियल फ्लो से फाइनल इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक, उसको स्ट्रीमलाइन करना, मतलब उसका रास्ता तैयार करना कि भाई इनिशियल मान लो रॉ मटेरियल आपके स्टोर में आया, फिर वहाँ से वो मटेरियल कहाँ जाएगा वो आपको निर्धारित करना है। फिर सेकंड डिपार्टमेंट से थर्ड डिपार्टमेंट कौन सा होगा जहाँ वो मटेरियल जाएगा, वो आपको निर्धारित करना है। इस तरीके से फाइनल जब मटेरियल एंटर हुआ आपके स्टोर में, उसके बाद जब मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकलेगा आपके पैकेजिंग डिपार्टमेंट से, तब तक मटेरियल का मूवमेंट आपको पूरा कंट्रोल करना है। तो कैसे करोगे? दैट विल कंट्रोल बाय प्लांट लेआउट। ओके। सेकंड, फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के काम आता है। ठीक है। मेंटेन द हाई टर्नओवर ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री। आपको जो प्रोसेस इन्वेंट्री है उसको, उसका जो टर्नओवर है आपकी कंपनी का, उसको मेंटेन करके रखना एकदम हायर लेवल। मतलब सर रवि को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अच्छा ज्वाइन करना है एक सर सेकंड। रवि आ रहा है, ज्वाइंट नहीं हो रहा है बोल रहा था। ठीक है ठीक है, मैं एडमिट कर लेता हूँ। हो गया ज्वाइन? ठीक, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ, मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग एंड कॉस्ट। जो भी मटेरियल हैंडलिंग में जितना भी खर्चे पड़ रहे हैं उनको कम से कम कर लेके आना। तो प्लांट लेआउट के मेन ऑब्जेक्टिव यही सब है। मटेरियल हैंडलिंग कम करना है, पहले ही हम लोग डेफिनेशन में देखे थे। तो सीधी सी बात है कि मटेरियल हैंडलिंग के कॉस्ट को कम करना। ठीक है। जो भी चीज़ रहेगा लेआउट से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में, सारा चीज़ कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। टाइम कम कर रहे हैं तो टाइम कम करने से हमको क्या होगा? कॉस्ट कम पड़ेगा, खर्चा कम पड़ेगा। क्योंकि टाइम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की टाइम अगर कम पड़ रही है तो नंबर ऑफ लेबर जो हम काम कर रहे हैं वो कम समय के लिए काम करेंगे, कम पैसा आपको लगेगा, आपको कम वेजेस देना पड़ेगा, सीधी सी बात है कंपनी का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो कैपिटल कॉस्ट बचाना है, कंपनी का प्रॉफिट करना है, ये हमारा मेन मोटो रहता है किसी भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। ठीक। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन इक्विपमेंट एंड स्पेस। जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। जैसे कि अब आपको बिल्डिंग की ज़रूरत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ज़रूरत है, आपने बना दिया सिंगल स्टोरी बिल्डिंग और आपका काम नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करोगे? फिर से थोड़ी प्लॉट लोगे। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई मैं फर्स्ट फ्लोर में कौन सा बिल्डिंग रखूँगा, पार्किंग रखूँगा, सेकंड फ्लोर में क्या रखूँगा, ऑफिस रखूँगा, थर्ड फ्लोर में क्या रखूँगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रखूँगा। इस तरीके से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके की आपको बिल्डिंग, कौन से टाइप का बिल्डिंग रिक्वायरमेंट है, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, वो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई प्लांट लेआउट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके। मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ क्यूबिक स्पेस। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड अरेंजमेंट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको चेंज कर सकें। ऐसा नहीं कि एक बार जो ऑपरेशन लगा दिए ज़िंदगी भर वही चल रहा है, भले हम कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना हो रहा है। कंपनी को अल्टीमेटली प्रॉफिट करना है, तो जब कंपनी को लगेगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है ये वाला मेथड से, उस मेथड को चेंज करना है, तो मेथड कैन बी चेंजेबल, चेंज कर सकें, ऐसा आपको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रखना है। ठीक है। प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड कंफर्ट। ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉय की सेफ्टी और कंफर्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको उसको सेफ्टी और कंफर्ट प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा। फॉर दैट यू रिक्वायर एन एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि उनके प्रॉब्लम से डील आउट करेगी। ठीक है। मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स।
जो भी इक्विपमेंट लग रहा है उसके इन्वेस्टमेंट को कम से कम लेके आए, ये प्लांट लेआउट का सबसे मेन मोटो है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक, मिनिमाइज ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम, ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, प्लांट लेआउट कर क्यों रहे हैं, मशीन का अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि मटेरियल जो है आसानी से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ्लो होता चले, एक मशीन से दूसरे मशीन में फ्लो होता चले, और बिना किसी रुकावट के मटेरियल आसानी से मूव होता जाए, टाइम कम लगे, खर्चा कम हो। तो अगर खर्चा कम पड़ रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो प्रोडक्शन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन टाइम कम होगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक है, दैट इज वाई प्लांट लेआउट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट, वी हैव डिस्कस्ड इट। अब देखते हैं प्लांट लेआउट, अगर हम लोग बात करें प्लांट लेआउट की, तो देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। ठीक है, सिद्धांत होते हैं जिसपे वो प्लांट लेआउट टिका होता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, very much important. A good layout is one that integrates man, materials, machine, and supporting services and others in in order to get the optimum utilization of resources and maximum effectiveness. ठीक है, जितने भी मजदूर या जितने भी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, सभी को एक साथ आपको एक साथ इंटीग्रेट करके चलना है, एक साथ आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आप उनसे वर्कर से ले सकें। ठीक है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उनसे वो डील आउट करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर किसी को सैलरी से इशू है तो वो जाके उनसे बात करता है कि भाई मेरे सैलरी बढ़ाने का समय आ गया, बढ़ा दीजिए, तो कंपनी को लगेगा तो फिर वो उनको कंसिडर करके बढ़ा देगा। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, यस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विथ मिनिमम ट्रेवल और मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, कम से कम ट्रेवल करना है, जो भी मैन है और मटेरियल है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जो भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, उसको उसका जो डिस्टेंस होगा उसको कम से कम लेकर रखना है। क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि जो मार्जिन रहेगा वो कम हो जाएगा। अगर मिनिमम डिस्टेंस रखोगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा, लागत कम लगेगी, तो जो आपका मार्जिन रहेगा मार्केट में सप्लाई करने का वो आपका ज़्यादा रहेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि जो बीएसपी है वो भिलाई में है। ठीक है, और जो उसका माइंस है, आयरन और माइंस, वो कहाँ है, दिल्ली राजहरा। ठीक है, तो दिल्ली राजहरा से यहाँ जो आता है वो डिस्टेंस कम है, एक तरीके से देखा जाए तो कम है। ट्रेन रूट इज अवेलेबल, वहाँ से वो ट्रेन में आप लोड कर देते हैं, यहाँ से अनलोड हो जाता है। ठीक है, अगर वो चीज़ दूसरे स्टेट में रहता और दूसरे स्टेट से उसको खरीद के लेके आते तो बीएसपी यहाँ खोलना सही था क्या? जिस स्टेट से आयरन ओर का उन लोग रिसोर्सिंग कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, अगर उसी स्टेट में जाके ओपन करें तो उनको खर्चा कम पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे फैक्टर्स को देखते हुए प्लांट लेआउट किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, जितना भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है बिल्डिंग में, जैसे एक बिल्डिंग है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर जितना भी जगह है सारे जगह को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना आपको आना है। तो प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करेंगे? जब आप एक इंजीनियर को बाकायदा हायर करेंगे, उसको बोलेंगे प्लांट लेआउट बनाए, तो वो प्लांट लेआउट उस हिसाब से बनाएगा जिस हिसाब से पूरा स्पेस कवर अप हो जाए, पूरा स्पेस का यूटिलाइजेशन हो और कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, जैसे बीएसपी में आपने देखा होगा, रेल मिल अगर आप गए होंगे तो ओवरहेड क्रेन्स आर अवेलेबल। ठीक है, नीचे में अगर देखेंगे तो रेल बन के निकलता है, गरम गरम रेल बन के निकलता है, फिर उसको लिफ्ट करने के लिए ओवरहेड क्रेन रहता है, उस ओवरहेड क्रेन से एक जगह से उठा दूसरी जगह शफल कर देते हैं। अगर वो ओवरहेड क्रेन ना हो और एम्प्लॉयज़ को बोलें कि भाई इसको आप लिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जाइए, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। या उसके लिए कोई आप क्रेन लेके आओगे
नॉर्मल क्रेन फिर उसको लिफ्ट करके वहाँ लेके जा रहे हैं दूसरा जगह, टाइम टाइम विल बी कंज्यूम। सो टाइम को रिड्यूस करने के लिए, काम को फास्टर मूव करने के लिए ओवरहेड क्रेन्स आर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। A good layout is one that makes the material to move in forward direction toward the completion stage. There should not be any backtracking. कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर मटेरियल एंट्री हो गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करे, एग्जिट होते तक, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते तक वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करे। अगर पीछे आएगा तो वापस वहाँ से पीछे लेके आने में टाइम कंज्यूम होगा, फिर उसको आपको आगे ढकेलना पड़ेगा, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो फिर डबल कॉस्ट बढ़े होगा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमको कॉस्ट को कम करना है तो मटेरियल का बैक ट्रैकिंग करने से अच्छा है मटेरियल को सीधे एक डायरेक्शन में फ्लो कराते चले और जिससे कम से कम लागत। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लो है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है कंपनी के अंदर वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए मटेरियल में। ठीक है, मशीन्स में, मैन्स में, मैन्स दोज आर वर्किंग। ठीक है, सपोज आपके पास एक ही ऐसा ही सपोज आप बीएसपी में एक मैनेजर के पोस्ट में है। ठीक है, और आपके अंडर में आप मतलब आप मान के चलिए कि ब्लास्ट फर्नेस वाले डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग है, आप मैनेजर। आपके अंदर में 6 ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर हैं। ठीक है, सपोज 5 और 6 ब्लास्ट फर्नेस आपके पास अवेलेबल है, हर एक के लिए एक ऑपरेटर है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो कि सपोज किसी एक को कुछ प्रॉब्लम आ गया या उनका तबीयत खराब हो गया तो वो नहीं आया डिपार्टमेंट में, वो नहीं आया अगर उस से, तो आप उसको कैसे मैनेज करें? सो फॉर दैट पर्पस एक डिपार्टमेंट में कम से कम 2 ऑपरेटर रहने चाहिए एट ए टाइम। एक फेज में 2 ऑपरेटर रहने चाहिए। सपोज एक नहीं है तो दूसरा तो अवेलेबल है, इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। सो देयर शुड बी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये एक एग्जांपल। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहा है उसके सेफ्टी को आपको ध्यान देना है, सिक्योरिटी को आपको देना है, सेटिस्फैक्शन उसको सेटिस्फाई, दैट एम्प्लॉय शुड बी सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क एंड द वेजेस और सैलरी दैट इज गेटिंग ऑफ दैट वर्क। इफ द एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से या आपके सैलरी से, तो फिर वो काम ठीक से नहीं करेगा। अगर वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो काम को बहुत अच्छे से ईमानदारी से करेगा। ठीक, ये मेन प्रिंसिपल है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। गॉट इट? ठीक, अब देखते हैं कि अगर प्लांट लेआउट कर रहे हैं तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और गुड लेआउट, और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड लेआउट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स जो जो भी इंजीनियर जो डिज़ाइन कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है लेआउट का, जो प्लांट लेआउट बना रहा है, he should understand the capacity and storage requirements, space requirements. That means जो इंजीनियर जिसको आपने अपॉइंट किया है, that engineer should be very much skilled and he has sound knowledge of that work that he is doing. उसको साउंड नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड में, तभी वो पूरे स्पेस का बहुत अच्छे से उपयोग करके आपको दे सकता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब जैसे आप समुद्र तट में जाएंगे, वहाँ शिप यार्ड्स में, तो वहाँ से अनलोडिंग होता है शिप से सामान। तो अनलोडिंग जब हुआ उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े बड़े के लिए क्रेन लेके आते हैं, ट्रंक्स के लिए। और जो छोटे मटेरियल्स, छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं, उनको लिफ्ट करने के लिए आपने देखा होगा बैटरी ड्रिवन एक कार आती है जिसको जो इक्विपमेंट्स के नीचे में एक ट्रे डालता है और उसको लिफ्ट करके फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है। सो दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स यू कैन अरेंज फॉर मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, डिसीजन रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आपको डिसाइड करना है कि कौन लेगा, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु विल टेक ऑल दिस डिसीजंस। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन हमेशा फ्लो होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोज रॉ मटेरियल आ गया स्टोर में, तो जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइज करेगा, और वो जो डेटा है वो अगर मिसमैच करके उसने आपको दिया, उसके बाद आप उसको ऊपर फ्लो करोगे, फिर वो ऊपर जाएगा, लास्ट में पता चला कि भाई हमने सामान मंगाया था 15 लाख का और यहाँ दिख रहा है 14 लाख, 1 लाख कहाँ गए, तो फिर कंपनी को लॉस होगा।
ठीक है, तो वो डेट मतलब जो इंफॉर्मेशन फ्लो है दैट शुड बी यूनिक एंड जैसा कि आपको दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन उसको उसी वे में और वैसा ही इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचाना। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ बताया आप ऊपर कुछ बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो गुड लेआउट प्रॉपर मेंटेन होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेआउट बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड लेआउट। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मूविंग बिटवीन द वेरियस वर्क एरियाज। यस, मटेरियल अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, अगर एक वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है काम करने के लिए, एक डिपार्टमेंट छोड़ दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा है, मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फ्लो होकर जा रहा है, तो आपको यू शुड बी यू शुड बी आइडेंटिफिएबल। मतलब जितना कॉस्ट लग रहा है उसको आपको पता होना चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कितना कॉस्ट उसमें लग रहा है। ठीक है, तभी एक गुड लेआउट आप बना सकते हैं। ठीक, देन see what are the basic types of layout. There are different types of layout. There is a product layout, process layout, fixed position layout, combination layout, and just in time layout. We will see later on. See what are the advantages and disadvantages of different types of layout. So यहाँ पर हमने तीन layout के बारे में डिस्कस किया है, process layout, product layout, and fixed position layout. Process layout की बात करते हैं, हाई मिक्स एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल, रॉबस्ट अगेंस्ट डिसरप्शंस, इजी टू सुपरवाइज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को बहुत आसानी से आप सुपरवाइज कर सकते हैं, लेस कॉस्टली एक्सपेंशन। अगर आपको एक्सपेंड करना है अपने प्लांट को तो कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा प्रोसेस लेआउट अगर बना के रखते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो लो यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स, हायर वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर बहुतायत मात्रा में मटेरियल आ जाता है तो उसको फ्लो कराने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज जो आपने लेआउट बनाया है वो प्रोसेस लेआउट ही है। प्रोडक्ट लेआउट रहता तो बहुत आसानी से मूव हो जाता, प्रोसेस लेआउट में आपने प्रोसेस को ध्यान दिया है, प्रोडक्ट को ध्यान नहीं दिया, दैट इज वाई देयर कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी देयर। ठीक है, अगर प्रोडक्ट लेआउट की बात करें तो इट हैज़ लो यूनिट कॉस्ट फॉर हाई वॉल्यूम। बहुतायत मात्रा में अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो खर्चा आपको बहुत कम पड़ेगा पर यूनिट। इक्विपमेंट कैन बी स्पेशलाइज्ड, एक मशीन को लिए एक आपने निर्धारित कर दिया कि ये मशीन सिर्फ यही काम करेगा, ये मशीन सिर्फ यही काम करेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट को ध्यान देते हुए मशीन लगाया है वहाँ पर कि अगर प्रोडक्ट मेरा सेकंड डिपार्टमेंट में जा रहा है तो वहाँ पर सिर्फ फिनिशिंग होगा और कोई काम नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट मेरा पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है तो वहाँ सिर्फ पैकेजिंग होगा और कोई काम नहीं। इस तरीके से आप काम लेंगे। ठीक, मटेरियल मूवमेंट ऑप्टिमाइज्ड, ऑब्वियसली मटेरियल का मूवमेंट आपने ऑप्टिमाइज कर दिया है, बहुत बेस्ट वे में जितना मूव आप कर सकते हैं उतना आपने सेट कर, क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट अगर बात करें, प्रोडक्ट लेआउट का काम ही यही है कि मटेरियल मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, लो फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली मशीन्स आर फिक्स्ड, प्रोडक्ट का मूवमेंट आपने डिफाइन कर दिया है तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नॉट वेरी रोबस्ट अगेंस्ट डिसरप्शंस, एक्सपेंशन रिक्वायर्स अ न्यू कंप्लीट लाइन। और अगर आपको एक्सपेंशन करना है प्रोडक्ट लेआउट में तो आपको पूरा पूरा एक नया लाइन बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, उसी लाइन में आप एक्सपेंशन कर नहीं कर पाओगे। फिर बात करते हैं फिक्स्ड लोकेशन लेआउट की, तो इट रिक्वायर्स रेड्यूस्ड हैंडलिंग एंड असेंबली ऑफ मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, हैंडलिंग और असेंबली मेजर कंपोनेंट्स का इसमें यहाँ पर आप बहुत से बहुत कम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि मास प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, बहुतायत मात्रा में आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, एंड नॉट अडेप्टेबल टू ऑपरेशंस। ठीक है, विथ चेंजेस, वो चेंज करना है आपको ऑपरेशन में तो फिर वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन लेयर का मतलब है कि एक बार उसमें फिक्स हो गया तो हो गया, उस पर्टिकुलर मशीन में वही काम होगा, उसमें और कोई काम नहीं। ठीक है, ओके, सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। प्लांट लोकेशन एंड बिल्डिंग, प्लांट लोकेशन एंड बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो प्लांट का लोकेशन और बिल्डिंग है वो प्लांट लेआउट को बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करेगा। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आप प्लांट का लोकेशन कहाँ पर है और आप बिल्डिंग कहाँ पर बनाओगे, आप स्टोर कहाँ पर बनाओगे, ये आपको सबसे पहले डिसाइड करके रखना है, क्योंकि एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया उसके बाद चेंजेस कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस तरीके का है,
कहाँ से आप खरीदोगे, कितना दूरी है, मार्केट कहाँ पर है, ये सब आपको ध्यान देना है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कौन सा टाइप का इंडस्ट्री आप डाल रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो, ये सबको ध्यान देना है। प्लांट एनवायरनमेंट, जहाँ पर आप प्लांट एस्टेब्लिश करने वाले हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, ग्रीनरीज है कि नहीं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं कि नहीं वहाँ पर। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ पर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर कुछ मशीन से इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं तो रिपेयरमेंट फैसिलिटी वहाँ है कि नहीं आपके पास, मेंटेनेंस करने के लिए कोई अवेलेबल है कि नहीं, नहीं है तो फिर कितने दूरी में है वो सब आपको देखना पड़ेगा, ताकि कम से कम खर्चे में आपका काम आसानी से हो जाए। ठीक है। मैनेजमेंट पॉलिसी है कि नहीं प्रॉपर, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट आपको बनाना है, कौन से क्वांटिटी का, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये सब फैक्टर्स वो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट लेआउट। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बढ़ाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है। सपोज आप पहले बनाना चाह रहे थे, जब आपने प्लानिंग किया तो आप 100 प्रोडक्ट के बारे में सोचे थे पर डे में, लेकिन जब प्लांट एस्टेब्लिश होते गया धीरे धीरे आधा काम हो गया, तो आपको लगता है कि नहीं यार मैं 1000 प्रोडक्ट के बारे में सोचता हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया वही चलेगा। ठीक है। बीच में चेंजेस करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट layout or plant location are law and order situation, availability of infrastructure facilities, good industrial relations, availability of skilled workforce, social infrastructure, investor-friendly attitude, nearness to market, nearness to source of raw material, supporting industries and services must meet safety requirements. सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो भी प्लांट लोकेशन है वहाँ पर आपका सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को बहुत ध्यान आपको देना है। सपोर्टिंग सर्विसेज शुड बी अवेलेबल, पास में जो भी सपोर्टिंग सर्विसेज आपको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, मेंटेनेंस फैसिलिटी चाहिए, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट चाहिए, तो दैट शुड बी अवेलेबल। रॉ मटेरियल बहुत पास होना चाहिए, जैसे एग्जांपल दिया था पीएसपी और गली राजा राव। नियरेस्ट टू मार्केट, जहाँ जिस मार्केट में आप उसको लॉन्च करने वाले हैं प्रोडक्ट को वो बहुत पास होना चाहिए, दूर रहेगा तो फिर दिक्कत जाएगी। ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बैड लेआउट, सपोज आपने प्लांट लेआउट बना लिया और आपका जो लेआउट है वो बैड हो गया, खराब हो गया, खराब बन गया है, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या देखते हैं। ठीक है। इफ द लेआउट इज नॉट प्रॉपर देन द फॉलोइंग प्रॉब्लम में अराइज। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल हैंडलिंग, ज़्यादा टाइम लगेगा मटेरियल हैंडल करने के लिए। हैम्पर्स प्रोडक्शन एट ईच वर्क स्टेशन, प्रोडक्शन को हमेशा प्रोडक्शन में रुकावट आएंगी हर वर्क स्टेशन में। स्पेस फॉर इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइट नॉट बी अवेलेबल, आपको अगर इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल को कुछ सेमी फिनिश्ड कर लिया और फिनिश करने के बाद फिर उसको आपको कहीं रखना है, तुरंत काम नहीं लेना है, फिर रखना है उसको कहीं, तो जगह नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंजेस्टेड लेआउट और अनसाइंटिफिक लेआउट इज नॉट हेल्पफुल, अब खोज पोज कर दिया आपने लेआउट को, छोटे से जगह को आपने सारा चीज़ इंस्टॉल कर लिया है, जगह नहीं है कहीं आने जाने का, तो बहुत दिक्कत आएगी। सपोज कुछ एक्सीडेंट हो गया, इन केस ऑफ इमरजेंसी एक्सीडेंट, बैड लेआउट डिले इज रेस्क्यू और स्टॉपिंग द प्रोसेस, और वो आपके पास जगह ही नहीं है कहीं उसको ट्रैवल करने के लिए, कहीं लेके जाने के लिए, बहुत दिक्कत है। सी दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ बैड लेआउट। ओके। सी बेसिक लेआउट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट और सर्विस लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट एंड हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट के बारे में बात करें तो द लेआउट दैट यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस टू अचीव स्मूथ, रैपिड एंड हाई वॉल्यूम फ्लो ऑफ मटेरियल इज नोन एज प्रोडक्ट और सर्विस लेआउट। ठीक है। प्रोसेस लेआउट, द लेआउट दैट कैन हैंडल वेरिड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज प्रोसेसिंग लेआउट, प्रोसेस लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, layout in which the product or project remains stationary and workers, materials and equipments are moved as needed। सी यहाँ पर जो मशीन रहेगा, जो प्रोजेक्ट रहेगा वो फिक्स रहेगा, मैन और मटेरियल मूव करेगा, इक्विपमेंट भी मूव हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट लेआउट, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वो फिक्स रहेगा, वो लेआउट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। Hybrid combination, hybrid or combination layout that makes use of a combination of product, process and function layout। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बना के काम कर दिया जाता है तो हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन लेआउट। ठीक है।
See, this is an example of product cellular and functional layout. This is ये इनलाइन लेआउट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है, फिर एग्जिट डिपार्टमेंट, इधर एंट्री डिपार्टमेंट, दिस इज एंट्री, दिस इज एग्जिट। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपने एक लाइन में बना के रखा हुआ है। यहाँ पर 4 प्रोडक्ट एक साथ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और चारों का एक सीक्वेंस है अलग अलग। दिस इज प्रोडक्ट लेआउट बिकॉज ये एक लाइन में चल रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, सेलुलर लेआउट, यहाँ पर सेलुलर लेआउट मीन दिस इज प्रोसेस लेआउट। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि अगर मटेरियल यहाँ पर आता है तो यहाँ से वो पूरा काम होके निकले, फिर अगर मटेरियल यहाँ पर आता है पूरा पूरा काम होके निकले, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, लेकिन कहीं भी जाए मटेरियल जब वहाँ से बन के निकलेगा तो फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलेगा। ठीक है, दिस इज फंक्शनल लेआउट, फंक्शन पे ध्यान दिया गया है ना कि प्रोडक्ट पे। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, सी अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। सो वन बाय वन देखते हैं। डिस्कवर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट करिए। डिसाइड द साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपको किस टाइप का करना है, कितने क्षमता का करना है वो डिसाइड कर लीजिए, कितने लागत का करना है। डिसाइड फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, किस तरीके के ओनरशिप आप रखेंगे, पार्टनरशिप में रहेंगे, फुल ओनर रहेंगे, रॉयल्टी सिस्टम रहेंगे, किस तरीके का आपको चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। डिसाइड लोकेशन ऑफ बिजनेस, प्लांट लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल नीड्स ऑफ, फिक्स कैपिटल नीड्स ऑफ बिजनेस, कितना कैपिटल खर्चा आएगा, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप फिक्स करिए। ऑर्गेनाइज फिजिकल फैसिलिटीज़, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए फिजिकल फैसिलिटीज़ का। ठीक है, प्लान अ गुड लेआउट, लेआउट आप डिज़ाइन कर लीजिए, बहुत अच्छे से करवा लीजिए, उसके बाद आप अगले स्टेज में जाएंगे। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि टॉप लेवल कौन होगा, बॉटम लेवल कौन होगा, बॉटम से टॉप लेवल तक सारा चीज़ आपको ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा स्ट्रक्चर। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, मैन पावर आप कहाँ से हायर करेंगे, मजदूर कहाँ से लेके आएंगे, इंजीनियर कहाँ से लेके आएंगे, वो आपको सबसे पहले ही आपको पूरा पॉइंट आउट करके नोट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू पे द टैक्स और यू हैव टू प्लान प्रॉपर प्लान फॉर टैक्स प्लानिंग। ठीक है, अगर कंपनी आपने ओपन कर लिया और आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो आज का सिलेबस आज यहीं तक कवर करते हैं। तो आज हमने पूरा पूरा कवर कर लिया है प्लांट लेआउट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट, इफेक्ट्स, अगर बैड लेआउट है तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बैड लेआउट। ठीक है, सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर क्लास, थैंक यू वेरी मच।